हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज आपने कक्षा 10 का गणित का अर्धवार्षिक का पेपर दिया था। पेपर काफी इजी आया था, आपने सारे प्रश्न किए भी होंगे। तो आपकी सभी जिज्ञासा रहती है कि हमने जो पेपर किया है वो सही है या गलत है। तो आपको अपने प्रश्नों को मिलाने का एक मौका मिलना चाहिए। उसके लिए मैं पेपर का सारा सोल्यूशन आपके सामने करके दे रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। आपके ये भी पता लगेगा कि क्वेश्चन सही है या गलत किए है आपने। तो वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। आपका ये जो पेपर था ये 70 नंबर का था अर्धवार्षिक। वैसे ही आपका जो वार्षिक पेपर आएगा वो 80 नंबर का आएगा। ठीक है। इसमें जितने भी प्रश्न थे उनमें से जो पहला भाग था वो सेक्शन 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इसमें 12 प्रश्न होंगे और ये 3.25 घंटे का इसका टाइम रहेगा। तो इसमें देखो पहला क्वेश्चन ये है, निम्न में से अपरिमेय संख्या है। ध्यान दे, ये संख्या और ये संख्या कहने को तो ये √3 का मान होता है, ये √2 का मान होता है, लेकिन ये परिमेय संख्या होती है क्योंकि 3 संख्या हटाने, एक पॉइंट के बाद 3 संख्या है, एक पॉइंट को हटाने के लिए हम नीचे एक के आगे 3 जीरो लगा देंगे, मतलब 1000 भाग दे देंगे तो ये संख्या परिमेय संख्या हो जाएगी। इस तरह से ये भी हो जाएगी। √5 इसका √25 का मान 5 निकल जाएगा तो ये भी परिमेय संख्या है। मतलब हमारे पास में √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका सही उत्तर क्या है? डी। दूसरा प्रश्न, 3x + 2y = 11 को संतुष्ट करने वाला युग्म है। इसमें हम एक एक के मान रखकर देखेंगे। अगर x का मान 1 और y का मान 4 रखने पर इसका मान 11 आ जाता है तो ये उत्तर सही होगा, अन्यथा बाकी दूसरा चेक करना पड़ेगा। तो चेक करते हैं। देखो 3x का मान 1 रखेंगे प्लस 2 × 4 तो 3 एकम 3 प्लस 4 दूनी 8, जोड़ने पर कितना आता है? 11। मतलब ये हमने पहला ऑप्शन रखा था और ये हमारा इसका सही आंसर है। तीसरा प्रश्न देखो, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल होंगे। तो यहां पर आपको द्विघात समीकरण मतलब स्थिर धरातल के सूत्र याद होना चाहिए। तो देखो अपना ये सूत्र सही है, -b + √b² - 4ac/2a, ये सूत्र सही है। देखो यहां पर माइनस का चिन्ह नहीं है, यहां पर सिर्फ एक ही चिन्ह है, यहां पर भी एक ही चिन्ह है, इसलिए तीनों गलत है, सिर्फ ए ऑप्शन इसका सही है। चौथा क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 3/2 1/2 -1/2 -3/2 के लिए सारवंतर d का मान क्या होगा? देखो जब 1/2 में से 3/2 घटाएंगे, मतलब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे तो उत्तर तो माइनस का आएगा, ये तो कन्फर्म है। तो उत्तर माइनस का सिर्फ एक में ही आ रहा है और 1 में से 1.5 घटाएंगे, इसका मतलब माइनस का एक उत्तर सही है इसका, है ना। पांचवा, त्रिभुज ABC में यदि AB = 3 सेंटीमीटर, BC = 4 सेंटीमीटर, AC = 5 सेंटीमीटर हो तो B का मान क्या होगा? ध्यान दे, यहाँ पर एक त्रिभुज है, इसमें 3 भुजाएं दे रखी है। तो देख छोटी 2 भुजाओं का वर्ग करके उनका योग करेंगे और उसका फिर वर्गमूल निकालेंगे। अगर 5 आता है तो फिर इसमें लगेगा पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये त्रिभुज क्या होगा? एक समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज हमेशा 90 डिग्री कोण बनता है, तो ये इसका सही उत्तर होगा। अब चेक करते हैं। देखो 3 का वर्ग 9, 4 वर्ग 16, 16 और 9 25, 25 का वर्गमूल 5 होता है। इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है, समकोण मतलब 90 डिग्री इसमें कोण होगा। थर्ड सवाल, बिंदु P 3 और 4 की x अक्ष से दूरी क्या होगी? x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी हमेशा y का मान होता है, x अक्ष से दूरी, तो इसका ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक है। देखिए 7वां सवाल, 1/cosec थीटा का मान होगा, 1/cosec थीटा बराबर होता है sin थीटा। 8वां, एक वृत्त की परिधि पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? देखिए एक बिंदु पर तो एक ही खींची जा सकती है, लेकिन एक वृत्त की परिधि पर अनंत बिंदु होते हैं तो अनंत स्पर्श रेखाएं खींच जाएंगी, है ना। यदि दो शंकुओं की त्रिज्याओं में अनुपात 3:1 और ऊंचाइयों में अनुपात 1/3 है तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? देखो हम आयतनों का अनुपात यहां पर निकाल के देखते हैं। पहली वाली के लिए हम मान लेते हैं 1/3 पाई r²h अनुपात, दूसरी वाले के लिए मान लेंगे 1/3 पाई r²h। ठीक है। 1/3 से 1/3 और पाई से पाई कट जाएगा ना, तो r का मान पहले वाले के लिए क्या है? 3 का वर्ग और h का मान क्या है? 1 है ना, अनुपात। दूसरे वाले के लिए r का मान 1 है और h का मान 3 है। 3 का वर्ग 9, 9 एकम 9, अनुपात। 1 का वर्ग 1 ही होगा, 1 × 3 करेंगे तो 3, इनको 3 का भाग देंगे तो 3:1। तो कौन सा उत्तर सही होगा इसमें? बी वाला उत्तर इसमें सही होगा। 10वां, बारंबारता बंटन के लिए माध्यिका और बहुलक के बीच निम्न संबंध है। 4 संबंध दे रखे हैं आपको, इनमें से कौन सा उत्तर सही है? तो यहां पर जो पहला दे रखा है ना, ए वाला, ये सही है। 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस
2 मारे थे। तो ये इसका सही है। तो इस प्रकार से हमारा जो पहले क्वेश्चन के 10 भाग थे वो हो गए। दूसरा क्वेश्चन देखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें 5 भाग है। तो पहला भाग, किसी असंभव घटना होने की प्रायिकता 0 होती है, ठीक, 0 होती है ना। किसी आयत को उसकी एक स्थिर भुजा के परित घुमाने से प्राप्त आकृति लंबवर्तीय बेलन कहलाती है, ठीक है। y निर्देशांक को कोटि भी कहते हैं। 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल क्या होगा, निकालना पड़ेगा। चलो यहां पर निकालते हैं। देखो, a का मान 3 ही होगा, d का मान भी 3 ही होगा, n का मान भी 3 होगा, ठीक है। आपको निकालना है Sn। तो n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ये सूत्र होता है। s n का मान 5 है तो 5/2, 2 गुणा 3 प्लस 5 माइनस 1 गुणा 3, तो 5/2 यहां पर हो जाएगा 6 प्लस यहाँ 4 बचेगा, 4 दिया 12, 12 और 6 18, तो 5 गुणा 18/2, 2 का भाग 18 कितनी बार जाएगा, 9 बार, तो 5 गुणा 9, तो 9 पर जो 45। उत्तर कितना आएगा इसमें, 45। बंटन 1 3 2 9 5 9 का माध्यक होगा। माध्यक देखो बीचों बीच की संख्या होती है, तो यहाँ पर 5 संख्याएं हैं, उसमें से इसको एक क्रम में लिखेंगे। तो पहले 1 का आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 9 आएगा। तो तीसरे नंबर कौन सा आती है, 1 2 और 3, तो ये संख्या आती है बीचों बीच, तो यही इसका माध्यक होगा। तो इसका माध्यक क्या है, 3 होगा, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न, संख्या 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखो, इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे 196, ठीक है। 196 में 2 का भाग जाएगा, कितनी बार, 9 बार, 1 बचेगा, 6 उतार लेंगे, 16 हो गए, फिर 8 बार जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, फिर 1 बचेगा, 18 हो गए, फिर 9 बार जाएगा, फिर 7 का देंगे, कितनी बार जाएगा, 7 बार, और फिर 7 का देंगे 1 बार। मतलब 196 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 2 की घात 2 गुणा 7 की घात 2। हमसे पूछा क्या है कि घातों का योगफल, घात क्या क्या है हमारे पास में, 2 + 2, तो घातों का योगफल निकालेंगे हम। घातों का योगफल बराबर, देखो एक घात 2 है और दूसरी घात भी 2 है, दोनों का योग कितना है, 4, और ये इसका आंसर होगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न, k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण निकाय x + y - 4 = 0 व 2x + ky = 3 का कोई हल नहीं है। तो पहले तो आप ये समझेंगे कोई हल नहीं, इसका मतलब रेखाएं क्या होगी, एक दूसरे के समांतर होगी। उस कंडीशन में यहां पर हमारे पास में होगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, ठीक है। इस कंडीशन के अनुसार अगर हम इसका मान रखते हैं तो देखो यहां पर इसी कंडीशन में हम यहां पर मान रखेंगे। a1 का मान क्या है, x के गुणांक 1, यहां पर 2 बराबर, यहां पर y का गुणांक है 1, यहां पर y गुणांक है k। तीसरा बराबर नहीं है, यहां पर है -4 और यहां पर है ये 3, इधर आकर -3 हो जाएगा। तो इससे तो हमें कोई लेना देना नहीं है कि बराबर नहीं है, हमें लेना देना है इससे। तो वर्ग गुणा करेंगे तो k बराबर क्या निकल के आएगा, k गुणा 1 करेंगे तो k और 2 एकम 2, यहां पर k का मान निकल कर आएगा 2। तीसरा सवाल, द्विघात समीकरण 3x² - 4√3x + 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति लिखिए। यहां पर हमको d का मान निकालना होगा, d बराबर होता है b² - 4ac। मतलब b का मान क्या है यहां पर, -4√3 का वर्ग -4, a का मान क्या है 3, c का मान क्या है 4। -4√3 का वर्ग करेंगे तो 4 × 16 और 16 × 32 16 × 48 माइनस 4 × 12 12 × 12 = 48। इसका मतलब क्या है, d का मान क्या है 0। इसका मतलब क्या होंगे, इसके मूल वास्तविक व समान होंगे, मूल वास्तविक व समान होंगे, ठीक है। ये मूलों की प्रकृति निकल कर आती है
इस तीसरे वाले सवाल में। देखिए 14 सवाल, समांतर श्रेणी 7, 4, 1, -2 का 11वां पद लिखिए। मतलब यहां पर देखो, इसको सोल्व करने के लिए पहला पद क्या है, पहला पद आपके पास 7, डी बराबर 4 - 7 मतलब -3 और एन का मान दे रखा है 11। आपको 11वां पद निकालना है, तो 11 निकालने के लिए क्या करेंगे आप, ए एन का सूत्र रखेंगे, ए प्लस एन -1 डी। ए का मान 11 है तो ए का मान यहां पर क्या है 7 है, प्लस 11 - 1 डी का मान -3। आगे हल करेंगे इसको तो क्या निकल कर आएगा, ए11 बराबर 7, यहां पर 10 बचेंगे, 10 को -3 से गुणा करेंगे तो -10, तो -30 हल करने पर कितना आंसर आएगा इसका, -23। तो 11वां पद होगा -23, ये आंसर हो गया इसका। 5वां सवाल, दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 25 सेंटीमीटर व 15 सेंटीमीटर है। यदि एक त्रिभुज की भुजा 9 सेंटीमीटर है तो दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो यहां पर इसको हल करने का वैसे तो कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है, इसको हम अनुपात समानुपात से ज्ञात करेंगे ना। तो वैसे तो ये देखा जाए तो तुम्हारी सिलेबस से बाहर का प्रश्न है, पर आपको आना चाहिए। देखो 25:15 समानुपात 9:x, x मान लेते हैं, हमको x का मान निकालना है। तो अंदर की भुजाओं को हम गुणा करेंगे और बाहर की भुजाओं को गुणा करेंगे, तो मतलब 25 × x बराबर 15 × 9। तो x बराबर 15 × 9/25। तो x का मान कितना निकल कर आएगा, ये कटेगा 3 से, वो मतलब 5 से, 5 × 15 और ये 5 बार, तो 9 डिवाइड होती है 27, 27/5 सेंटीमीटर। भाग देंगे तो 5 पॉइंट कुछ आएगा, 5.4 आएगा। ठीक है, चलो भाग दे देते हैं। तो 25 बचे 2, पॉइंट लगाने से 20 हो जाएंगे, 520। x का मान आएगा 5.4 सेंटीमीटर। 6वां सवाल, बिंदु 0, 0 और 5 - 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। देखो मालूम मध्य बिंदु निर्देशांक x बराबर क्या होगा, x1 + x2 बटे 2। यहां पर x1 का मान 0 है, x2 का मान 5 है बटे 2, मतलब 5/2। y का मान क्या होगा, y1 + y2 बटे 2। y1 का मान 0 है, प्लस -3/2 मतलब -3/2। तो मध्य बिंदु निर्देशांक के बिंदु क्या हो जाएंगे, 5/2 और -3/2, ये इसके आंसर होंगे। देखिए 7वां सवाल, किसी मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। देखिए इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम पहले हम ये बनाएंगे इस तरह से, यहां पर सूर्य है तो यहां से जो सूर्य का उन्नयन कोण ऊपर की ओर बनेगा, ये थीटा का मान ज्ञात करना है। यहां पर देखो, मान लो यहां पर जो मीनार की ऊंचाई h मान ली, तो यहां पर जो छाया है उसकी लंबाई भी h ही होगी, दोनों की ऊंचाई और लंबाई बराबर दे रखी है। तो यहां पर हमको थीटा का मान ज्ञात करना है, इसको हम ABC नाम दे देते हैं। तो यहां पर देखो इस त्रिभुज ABC में AB/BC, AB क्या है यहां पर, AB है यहां पर हमारे पास में लंब और ये है आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार बराबर बनता है हमारे पास में tan थीटा। यहां पर देखो AB का मान है हमारे पास में h और इसका मान भी h, ये BC का मान भी, तो tan थीटा, h से h कट जाएगा तो कितना मान निकल कर आएगा, 1 बराबर tan थीटा। और tan थीटा बराबर 1 किसका होता है, tan थीटा बराबर tan 45 का मान होता है 1, और tan से tan काट दें तो थीटा बराबर 45 डिग्री निकल कर आएगा इसका आंसर। ठीक है। 8वां सवाल, r त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण अंशों में थीटा है के संगत चाप की लंबाई होगी। यहां पर आपको संगत चाप की लंबाई का सूत्र याद रखना होगा। ठीक है, तो मैं सूत्र लिख देता हूं आपके सामने, वैसे मैंने सूत्रों का एक अलग से वीडियो बनाया, आप जाकर देख सकते हैं। संगत चाप की लंबाई बराबर देखो 2πr थीटा बटा 360। ठीक है,
2 से 3 60 कट जाएगा तो क्या होगा, पाई आर थीटा बटा 180, ये इसका सूत्र होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 3 प्रश्न सेक्शन ए के भाग थे और इसका प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का था। अब हम दूसरे सेक्शन मतलब बी सेक्शन की तरफ चलेंगे। इस सेक्शन में जो प्रत्येक प्रश्न है वो 2 नंबर का होगा। चौथा प्रश्न, अभाज्य विधि द्वारा 96 व 404 का HCF व LCM ज्ञात कीजिए। देखो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हमको इनके अभाज्य गुणनखंड करने होंगे, तो 96 को लिख सकते हैं इस तरह से। देखो 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 48 बार, फिर 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 24 बार, फिर 2 का भाग देंगे 12, फिर 2 का भाग देंगे 6, 2 का भाग देंगे 3 और 3 का भाग देंगे 1 बार। इसी तरह से 404 में 2 का भाग देंगे 202, फिर 2 का भाग देंगे 101 और 101 में 101 का ही भाग जाएगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 96 को 2 की घात 1 2 3 4 5 गुणा 3 की घात 1, और इसी तरीके से 404 को लिख सकते हैं हम 2 की घात 2 गुणा 101। यहां पर हम HCF और LCM दोनों निकालेंगे, HCF निकालेंगे और LCM दोनों निकालेंगे। देखो यहां पर तो सबसे छोटी घातें होती हैं वो तो होगी HCF। तो इसमें देखो दोनों में, इसमें 2 की सबसे छोटी घात दोनों मिलकर क्या है, 2 है। ठीक है, 3 की सबसे छोटी घात इसमें तो 1 है लेकिन इसमें 0 है। ठीक है, और 101 की सबसे छोटी घात इसमें तो 1 है लेकिन इसमें 0 है, तो यही होगा। मतलब 2 गुणा 2 करेंगे तो 4। LCM देखो सबसे बड़ी घातें लेंगे तो 2 की घात 5, 3 की घात 1 और 101 की घात 1। अब इन संख्याओं को गुणा करेंगे तो 2 की घात 5 मतलब क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ठीक है, 32 गुणा 3 करेंगे, 32 गुणा 3 करेंगे तो 3 दूनी 6 और ये 96। ठीक है, 96 गुणा 101 किया तो कितना उत्तर आएगा, 96 0। ठीक है, फिर एक ये इसकी वजह से लगा देंगे तो 96 कितना आएगा, 6 9 6 9। तो इसका मतलब आएगा 96 96। ये इसका LCM हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखो, 5वां, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग व गुणनफल क्रम से -1/4 व 1/4 हो। मतलब यहां पर अल्फा प्लस बीटा बराबर दे रखा है शून्यकों का योग -1/4 और अल्फा गुणा बीटा दे रखा है 1/4। हमें निकालना है बहुपद। बहुपद का सूत्र होता है अल्फा, नहीं देखो सूत्र होता है x² प्लस, नहीं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। बराबर 0 जरूरत नहीं है, बहुपद ही निकाल रहे हैं। तो देखो x² ऐसे कैसे, माइनस अल्फा और बीटा मान मिलकर क्या हो गया, -1/4x प्लस अल्फा बीटा का मान क्या है, 1/4। ठीक है, बराबर 0 लिख दो, लिखना चाहो तो आप, वैसे 0 होता है बहुपद के लिए। तो यहां पर आप बराबर चिन्ह लगाकर इस तरह से चिन्ह लगाएंगे। तो यहां पर देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, x² प्लस 1/4x प्लस 1/4 बराबर 0। अब इस पूरे समीकरण को 4 से गुणा कर देंगे तो ये क्या निकल कर आएगा, 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। तो ये बहुपद निकल कर आता है 5वें सवाल में। छठा सवाल देखो, द्विघात समीकरण 6x² माइनस x माइनस 2 के मूल ज्ञात कीजिए। देखो मूल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0 बराबर लिखेंगे। अब शुरू की संख्या और लास्ट की संख्या दोनों को गुणा करेंगे तो 6x² को -2 से गुणा करेंगे तो -12x² हो जाएंगे। अब बीच की संख्या के ऐसे टुकड़े करेंगे कि गुणा करने पर तो -12x² और जोड़ने पर -x आए। तो ये टुकड़े कुछ इस प्रकार से होंगे, -4x प्लस के 3x -2 बराबर 0। देखो दोनों गुणा करने पर -12x² होंगे और जोड़ने पर -x है ना। अब शुरुआत की दो संख्याओं में से कॉमन लेंगे हम, 2x कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा यहाँ पर 3x -2, और यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो हम +1 ले लेंगे तो 3x -2 बराबर 0। अब देखो यहाँ पर 3x -2 और 2x + 1 बराबर 0।
तो 3x माइनस 2 बराबर 0 लिखेंगे तो 3x बराबर 2, तो x बराबर 2/3, ये पहला मूल हो गया। दूसरा देखो 2x प्लस 1 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा -1, तो x बराबर -1/2, ये दूसरा मूल निकल के आ गया। तो पहला मूल 2/3 और दूसरा मूल -1/2। साथ ही सवाल तरफ देखो, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA व PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री का कोण बनाती हैं इस तरह से, तो POA का मान ज्ञात कीजिए। देखो इसको हल करना कितना आसान है। यहां पर ये कोण कितनी डिग्री होगा 90 डिग्री का, ये कोण भी 90 डिग्री का, तो इस चतुर्भुज APBO या OAPB का मान चारों कोणों योग कितना होगा 360 डिग्री। तो कोण A प्लस कोण P प्लस कोण B प्लस कोण O, इन सब का योग कितना होगा 360 डिग्री। ठीक है, A का मान 90 डिग्री प्लस P का मान 80 डिग्री प्लस B का मान 90 डिग्री प्लस कोण, ये जो O है, O कोण को मैं लिख देता हूं इस तरह से AOB बराबर 360 डिग्री। तो कोण AOB बराबर 360 माइनस, अब इनको जोड़ेंगे तीनों को तो कितना हो जाएगा 260 हो जाएगा, 9 दूनी 180, 180 और 80 260, 260 घटा देंगे इसमें से, तो AOB बराबर कितना हो जाएगा 100 डिग्री। अब देखो हमको ये जो AOB कोण है ये दो कोणों से मिलकर बना है, कोण AOP और कोण BOP। तो यहां पर देखो दोनों कोण बराबर हैं, इसका मतलब हम लिख सकते हैं कोण AOP बराबर प्लस कोण, ऐसे लिखो AOB बराबर होगा दो कोण AOP। ठीक है, मतलब हमको कौन सा निकालना है POA लिख देता हूं मैं इसको POA। तो इसको इसमें दो का भाग देंगे, मतलब AOB का मान कितना निकल के आया था 100 डिग्री, और ये दो इधर आ जाएगा तो कोण POA, तो POA का मान निकल कर आया हमारे पास में 50 डिग्री। 50 डिग्री इसका सही आंसर होगा इसका। ठीक है, ज्यादातर ने 100 डिग्री कर दिया होगा, तो आपका ध्यान रखें, अगर आपने 100 डिग्री किया तो आप गलत है और 50 डिग्री किया तो आपका आंसर सही है। 8वां प्रश्न, यदि गोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर हो तो उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो जो त्रिज्या दे रखी है वो 3.5 है, 3.5 को हम लिख सकते हैं 7/2, ये कैलकुलेशन करने में आसान रहेगा। हमें निकालना है अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन सूत्र होगा 2/3 पाई r क्यूब, मतलब 2/3 पाई का मान 22/7, r का मान है 7/2, लेकिन 3 बार है इसलिए मैं इसको 3 बार लिख देता हूं। ठीक है, देखो एक साथ से एक साथ कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, इस 2 से इसको 11 बार काट देंगे। ठीक है, तो हमारे पास में क्या बचेगा, नीचे तो बचेगा 3 दूनी 6, ऊपर क्या बचेगा 7 7 49, 49 गुणा 11 करेंगे, 49 गुणा 11 करेंगे तो 11 9 99 असल की 9, 11 4 44 और 9 53, तो ये हो जाएगा 539। अब 6 का भाग देंगे इसमें, तो 6 48 बचे कितने 5, उतार लिए 9, 59 हो गए, 6 नाम 54, कितने बचे 5 बचे 50 हो गए, तो 6 48 2 बचे 6 3 18, ये निकल जाएगा सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर की घात 3, ये निकल कर आ जाएगा, लगभग 90 के बराबर होगा, है ना। 10वां सवाल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 वर्ग सेंटीमीटर, तो घन की भुजा का मान ज्ञात करो। देखो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुणा भुजा की घात 2, भुजा स्क्वायर बराबर देगा 486। हमें भुजा निकालनी है तो भुजा स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे 486 में ये 6 गुणा में है ना, ये चला जाएगा भाग में, तो कितना बार भाग जाएगा 6 अंटे 48 और 6 कम 6, भुजा स्क्वायर बराबर हमें निकालनी है केवल भुजा। भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे हम 81 का वर्गमूल निकाल देंगे, और 81 वर्गमूल क्या होता है
9 गुणा 9 मतलब 9 सेंटीमीटर, मतलब भुजा कितनी निकल कर आई इसकी 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा 9वां सवाल हो गया। 10वां सवाल देखो, यदि बहुपद के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3k के शून्यकों का योग उनके गुणनफल के बराबर है तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखो सोल्व करते हैं इसको। यहां पर शून्यकों का योग का सूत्र क्या होता है, शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस बी बटा ए, और यहां पर माइनस बी का मान क्या है, यहां पर 2, ए का मान क्या है के, और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है सी बटा ए। सी का मान क्या है के, ए का मान क्या है के। ठीक है, तो यहां पर देखो आप क्या दे रखा है, शून्यकों का गुणनफल उनके योग के बराबर है। इसका मतलब ये संख्या और ये संख्या बराबर दे रखी है, मतलब माइनस 2 बटा के बराबर के बटा के बराबर दे रखा है। ठीक है, के से के काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, एक बार, 1 बटे 1 है ना, वज्र गुणा करेंगे तो के बराबर आएगा माइनस का 2। ये इसका उत्तर हो गया। 11वां सवाल देखो, सिद्ध कीजिए कि भाई बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। देखिए यहां पर ये एक वृत्त है, इसके किसी भाई बिंदु से ये 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। ये बिंदु हम P मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, और इसका ये इसका केंद्र है, इसको इससे मिला देते हैं, इसको O मान लेते हैं। ठीक है, और इस तरह से हमने ये बना दिया। हमको यहां पर दिया क्या है, देने को तो हमें ज्यादा कुछ नहीं दे रखा है, यहां पर सिर्फ ये दे रखा है कि किसी भाई बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। मतलब यहां पर AP व BP स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, हमको सिद्ध क्या करना है कि इनकी लंबाई बराबर होती है। सिद्ध करना है कि AP बराबर BP। अब देखो, अब यहां पर हमको इसकी उत्पत्ति करनी है। उत्पत्ति करने के लिए हम यहां पर दोनों त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज AOP व त्रिभुज BOP में। इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। तो यहां पर देखो OA बराबर OB, दोनों क्या है, त्रिज्याएं हैं ये, इसलिए बराबर है। ठीक है, AP पता नहीं अभी तो हमें सिद्ध करनी है, OP बराबर OP, ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है, ये उभयनिष्ठ भुजा। तीसरी चीज क्या बराबर है, यहां पर ये जो कोण होता है स्पर्श रेखा के साथ में त्रिज्या 90 डिग्री कोण बनाती है, तो कोण OAP बराबर कोण OBP, ये दोनों 90 डिग्री कोण है, मतलब समकोण है। अब देखो इन दोनों त्रिभुजों के अंदर 2 भुजा और एक कोण बराबर है। इसका मतलब यहां पर कौन सा नियम लगेगा, यहां पर हम लगाएंगे SAS, मतलब भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से। दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, त्रिभुज AOP सर्वांग सम त्रिभुज BOP। दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो इनकी संगत भुजाएं बराबर होंगी। अब देखो इसकी एक संगत भुजा ये है तो इसकी संगत भुजा ये होगी, मतलब AP बराबर BP। ये चीज हमको यहां पर सिद्ध करनी थी इस सवाल के अंदर, 11वें के अंदर। 12वां सवाल, सिद्ध कीजिए कि ABCD नहीं, 12वां सवाल, ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है तथा इसके विकर्ण परस्पर O बिंदु पर प्रच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO। देखिए हम क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले तो इसका चित्र बनाएंगे। ये हमने एक समलंब चतुर्भुज बना दिया इस तरह से, ABCD, इसमें ये भुजा एक दूसरे के समांतर दी हुई है। ठीक है, यहां पर हमको दिया है वो चीज हम लिखेंगे, यहां पर दिया है AB समांतर DC। ठीक है,
हमको यहाँ पर सिद्ध क्या करना है वो भी सामने है, लेकिन लिखना जरूर है। सिद्ध करना है AO बटा BO बराबर CO बटा DO। ठीक है, अब देखो यहाँ पर उत्पत्ति करेंगे हम। मेन काम इसकी उत्पत्ति का है, लेकिन उत्पत्ति से पहले हम एक छोटी सी रचना करते हैं। इसमें रचना क्या करेंगे, देखो AB और CD के समांतर एक भुजा, इसको O नाम देते हैं और इसको E नाम दे देते हैं। ठीक है, मतलब यहां पर EO समांतर AB समांतर DC खींची, एक रेखा खींची है जो AB और DC के समांतर होगी। अब देखो यहां पर त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ACD में DC समांतर EO, ये रचना से है। तो यहां पर देखो कौन सी प्रमेय लगाएंगे, यहां पर लगाएंगे हम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, इसको थेल्स प्रमेय भी बोला जाता है। इसके अनुसार क्या होगा, इसके अनुसार होगा DE बटे EA बराबर यहां पर होगा CO बटा AO, एक नंबर। ठीक है, इसी प्रकार अब त्रिभुज कौन सा लें, अब त्रिभुज ले लेते हैं ABD में। त्रिभुज ABD में जो EO है वो समांतर है किसके, AB के। तो यहां पर भी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगाएंगे। तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से क्या होगा, यहां पर DE बटा EA बराबर DO बटा BO, DO बटा BO, दो नंबर। अब देखो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से दोनों में हमको कुछ चीज समान दिख रही है। देखो DE बटा EA, DE बटा EA, एक एक भाग बराबर है, मतलब दूसरा भाग भी बराबर होगा। और दूसरे भाग को मैं यहां पर लिख रहा हूं CO बटा AO बराबर DO बटा BO। ठीक है, इस तरह से लेकर आने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको वज्र गुणा की तरह क्या करेंगे, इसको यहां भेज देंगे और इसको यहां ले आएंगे। मतलब या फिर इसको चलो ऐसे करो, CO DO को यहां पर ले आए और ये AO को यहां ले गए और BO को यहां ले गए। ठीक है, सही तरीके से लिखने के लिए इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो। मतलब AO बटा BO बराबर CO बटा DO, और यही चीज हमको यहां पर सिद्ध करना था। ठीक है, ये हमारा 12वां सवाल हो गया। वो सवाल आरोही क्रम में व्यवस्थित चर मान x निम्नानुसार है 8, 11, 12, 16, 16 प्लस x 20, 25, 30 है तथा माध्यक 18 है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये आरोही क्रम में पहले से व्यवस्थित है। कितनी संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 संख्याएं हैं। 8 संख्याएं अगर एक व्यवस्थित क्रम में है तो बीचों बीच की दो संख्याएं हैं, उनका जो औसत होता है वो माध्यक होता है। मतलब बीचों बीच की संख्या क्या होगी, बीचों बीच की संख्या एक तो ये होगी और एक ये होगी। इसके बाद में 3 बचती है और पहले भी 3 बचती है। तो ये जो बीच की संख्या है ना 16 और प्लस 16 प्लस x, इनका योग कितना होगा, इनका योग करने के बाद में 2 का भाग देंगे तो ये माध्य निकल जाएगा, मतलब औसत निकल जाएगा, ये होगा 18। ठीक है, नीचे एक मान कर वज्र गुणा करेंगे तो 16 और 16 32 प्लस x, 32 प्लस x 1 से गुणा करने पर 32 प्लस x ही आएगा और 18 को 2 से गुणा करेंगे तो 18 दूना 36, x बराबर 36 माइनस 32, तो x बराबर कितने निकल कर आएगा 4। तो ये हमारे 13वें सवाल का आंसर हो गया। अब इस 13वें सवाल के साथ में जो हमारा सेक्शन बी था वो खत्म होता है। अब सी सेक्शन की तरफ चलेंगे। इस सी सेक्शन में जो कुछ प्रश्न है वो 3 नंबर के हैं।
सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 14। उस समांतर श्रेणी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रम से 14 और 18 है। मतलब यहां पर देखो दूसरा पद दे रखा है, दूसरा पद को A2 दे रखा है 14 और A3 दे रखा है 18। A2 को लिख सकते हैं हम A प्लस डी बराबर 14 और A3 को लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर 18। देखो यहां पर क्या करेंगे, हम घटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे, माइनस माइनस माइनस, ए से ए कट गया, प्लस का डी और माइनस का 2D, तो माइनस का डी बचेगा और यहाँ पर माइनस का 4 बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, डी बराबर होगा 4। अब डी का मान हम एक नंबर समीकरण में रखेंगे तो a प्लस 4 बराबर 14, तो a बराबर क्या होगा 14 माइनस 4, a का मान हो गया 10। तो a और d का मान हमने निकाल लिया। हमारा मेन उद्देश्य क्या है, प्रथम 51 पदों का योग निकालना, मतलब आपको निकालना है Sn। तो Sn सूत्र होगा n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 d। एस n का मान 51 है तो 51 रख देंगे, तो 51 बटे 2 a का मान निकल कर आया था 10 प्लस 51 माइनस 1, d का मान आया था 4। तो 51 बटे 2 ऐसे कैसे रहेगा, 10 दूना 20 प्लस यहां पर बचेगा 50, 50 को 4 से गुणा करेंगे तो 200 प्लस 20 220 हो गया, तो 51 गुणा 220 बटे 2 का भाग 220 में देंगे तो 110, तो 51 गुणा 110 गुणा करेंगे 0 0 11 के 11 सल किया 11 5 55 वाले 56 निकल कर आएगा 51 पदों का योगफल। ये हमारा 14वां क्वेश्चन हो गया। 15वां सवाल, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1 7 4 2 -1 1 और -4 4 एक वर्ग के शीर्ष है। तो यहां पर हम एक वर्ग बनाएंगे और इसके चारों शीर्षों के नाम रख देंगे। जैसे 1 7 ए का मान है, बी का मान 4 2, सी का मान -1 1 और डी का मान -4 4। ठीक है, अब हम इनके बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे, है ना, मतलब ए बी निकालेंगे। ए बी दूरी सूत्र से निकालेंगे, दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी सूत्र को हम बार बार यूज करेंगे, इसलिए हम सूत्र एक बार लिखेंगे। तो यहाँ पर ए बी होगी, ए बी देखो 4 माइनस 1 का वर्ग प्लस 7 माइनस 2 का वर्ग, 4 में से 1 गया तो 3 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, प्लस 7 में से 2 गया तो 5 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, 25 और 9 कितने हो गए 34। ये ए बी का मान हो गया। अब हम इसी तरह से बी सी का मान निकालेंगे। बी सी का मान कितना निकलेगा, देखो 4 माइनस 1 का वर्ग प्लस 2 माइनस 1 का वर्ग। तो देखो यहां पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 4 और 1 5, 5 का वर्ग 25 प्लस यहां पर देखो 2 माइनस 1, ये वाला माइनस। यहां पर दोबारा देखते हैं एक मिनट, संख्या सही दे रही थी, इसका मतलब देखो यहां पर 2 माइनस 1, माइनस का 1 बचेगा, 1 का वर्ग 1 ही होगा, मतलब यहां पर होगा √34 नहीं 26 होगा। तो यहां पर देखो ए बी और बी सी भुजाएं बराबर नहीं है, तो वर्ग की तो 4 भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो यहां से हमको पता लग जाता है कि ये वर्ग की भुजाएं नहीं है। ठीक है, अतः ये वर्ग के शीर्ष नहीं है, अतः ये वर्ग के शीर्ष नहीं है। ये वर्ग के शीर्ष कब होते, जब ये जो 1 ना, ये 1 की जगह -2 होता। ठीक है, ये फिर -1 होता तो भी ये सही हो जाता, लेकिन यहां पर प्लस का 1 दे रखा है, इसलिए ये आंसर गलत हो जाएगा। तो ये इसको इतना ही करेंगे। 7वां सवाल देखो, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मतलब ये वाला कोण 60 डिग्री है, और इसके पाद का अनुमान कोण 45 डिग्री है, मतलब ये कोण 45 डिग्री है। इसका मतलब ये कोण भी 45 डिग्री होगा। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमको ये टावर की ये टोटल ऊंचाई ये ज्ञात करनी है h। ठीक है, अब हम अपनी मर्जी इसका नाम देते हैं A B C D E। आपको जो अब नाम देना है वो आप दे सकते हो। ठीक है, तो यहां पर देखो, इसके लिए आपको यहां पर ये
जो तल है उसकी चौड़ाई माननी पड़ेगी, तो ये दोनों बराबर ही होगी x। ठीक है, ये 7 मीटर है। तो हम पहले त्रिभुज इसमें ले लेते हैं CDE में, त्रिभुज CDE में x बटे 7। ध्यान दे, x आधार है और ये लंब है। आधार बटे लंब कोट होता है, कोट 45। तो x बराबर क्या हो जाएगा 7 कोट 45। तो x बराबर क्या हो जाएगा 7 मीटर चल रहा है, तो ये मीटर ही होगा, मतलब ये दूरी 7 मीटर होगी। अब आपको ये दूरी निकालनी है, इस दूरी को मान लेते हैं क्या, स्मॉल h मान लेते हैं। तो अब त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज ABE में h बटे 7। h क्या है, लंब है, और आधार क्या है 7 है। तो लंब बटे आधार क्या होगा 10 60। ठीक है, तो h बराबर क्या होगा 7 10 60। h बराबर 7 10 60 मान 1√3। ठीक है, अब देखो आपको टोटल h चाहिए, h बराबर होगा, ये दूरी है 7 प्लस h, 7 प्लस h है ना। तो 7 प्लस h का मान क्या है 7√3। ठीक है, तो यहां पर 7 कॉमन लेने पर 1 प्लस √3 आएगा। इसको सही से लिखें तो ये हो जाएगा 7√3 प्लस 1। ये टोटल ऊंचाई आ जाएगी मीटर में। तो ये हमारा 16वां सवाल हो गया। 17वां सवाल, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। मतलब यहां हमको क्या दे रखा है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, यहां पर 22 सेंटीमीटर दे रखा है। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr बराबर 22। तो r बराबर क्या होगा 22 बटे 2 पाई, मतलब 22 बटे 2 पाई का मान 22 बटे 7 होता है। ठीक है, 7 को ऊपर भेज देंगे, 22 से 22 कट जाएगा तो 7 बटे 2। ये किसका मान हो गया, r का मान। आपको निकालना है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। यहां पर निकालना है, देखो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/4 पाई r स्क्वायर। मतलब 1/4 पाई का मान 22 बटे 7, r का मान 7 बटे 2, 2 बार है इसलिए मैं इसको 7 बटे 2 लिख देता हूं। ठीक है, 7 से 7 कट गया, इस 2 से ये 11 कट गया, तो 11 7 77 और 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर निकल कर आता है 17वें सवाल में। 18वां सवाल, 52 पत्तों को अच्छे प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पर सॉल्व करने के लिए पहले निकालेंगे कुल परिणाम, कुल परिणाम। तो टोटल 52 होंगे। ठीक है, और प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। देखो यहां पर इसके अनुसार एक फेस कार्ड वाला पत्ता, हर एक प्रकार की पत्ते 4 प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार के हर एक पत्ती में 3 प्रकार के फेस कार्ड होते हैं। तो 4 12 फेस कार्ड हो गए, तो 12/52। अब इसमें किसका भाग जाएगा 4 का जाएगा, तो कितनी बार जाएगा इसमें 3 बार और इसमें 13 बार। तो 3/13 पहले का उत्तर हो गया। दूसरे में देखो लाल रंग के बादशाह कितने होते हैं, लाल रंग के बादशाह सिर्फ 2 होते हैं, एक ईंट का एक पान का, और टोटल पत्ती कितनी होती है 52। तो भाग देंगे तो 1/26। इसी प्रकार से इसमें देखो हुकुम का पत्ता, हुकुम के पत्ते होते हैं 13, टोटल 52 पत्ती होती है, भाग देंगे तो 1/4। तो इस प्रकार से ये हमारा 18वां सवाल हो गया। यहां से डी सेक्शन शुरू होता है और इसका प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का होगा, मतलब 3 प्रश्न 4 नंबर के होंगे। तो 19वां सवाल, 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए माना पेंसिल का मूल्य x रुपए, पेंसिल का मूल्य x रुपए तथा कलम का मूल्य y रुपए है, कलम का मूल्य y रुपए है। ठीक है, अब देखो यहां पर
5x प्लस 7y बराबर 50, और दूसरा दे रखा है हमको 7x प्लस 5y बराबर 46 रुपए। ये दो समीकरण बन गए। इन दोनों समीकरणों को हल करना है और हल करने के बाद में x और y का मान निकालना है। तो देखो, हल करने के लिए हम किसी भी एक गुणांक को समान बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसको तो 5 से गुणा कर देते हैं और इसको 7 से गुणा कर देते हैं। गुणा करने पर जो भी आएगा वो लिख लेंगे। देखो, 25x प्लस 7 में जो 35y बराबर 25 250 है ना। 7 से गुणा करेंगे तो 7 7 49x प्लस 7 में जो 35y बराबर 6 7 42, असल की 4, 7 4 28 और 4 32। ठीक है, अब क्या करेंगे, घटाएंगे, माइनस माइनस माइनस। देखो 322 में से नहीं 250 में से 322 घटाएंगे तो माइनस का बचेगा, कितना बचेगा, 50 और 22 72 बचेंगे। और यहां पर ये तो कट ही जाएंगे और यहां पर बचेंगे माइनस के 24x। तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो मतलब माइनस 72 बटे माइनस के 24, माइनस माइनस कटेंगे, x बराबर 3 रुपए। ये किसका मूल्य आ गया, पेंसिल का मूल्य आ गया। अब इस x का मान किसी भी एक समीकरण में रखेंगे और अपने आप ही y का मान निकल जाएगा। तो देखो 5 गुणा 3 प्लस 7 y बराबर 50, तो 15 प्लस 7y बराबर 50, 7y बराबर 50 माइनस 15, तो 7y बराबर 35 हो गया। तो y बराबर 35 बटा 7, तो y बराबर 35 में 7 का भाग 5 बढ़ जाएगा तो 5 रुपए। ये कलम का मूल्य आ गया और यहाँ पर ये पेंसिल का मूल्य था। इस प्रकार से 19वां सवाल हो गया। 20वां सवाल देखो, 20वें में दो ऑप्शन है, एक पहला भाग और एक दूसरा भाग है ना। तो पहले में भी दो हैं, एक पहला भाग एक दूसरा भाग, और इसके अथवा में भी एक क्वेश्चन तो उसको भी करेंगे। तो यहां पर देखो, इसको हमें सिद्ध करना है। तो पहले क्या करेंगे, हम LHS लेकर चलेंगे। LHS ले लिया, मतलब ये संख्या 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए। इसको हल करते हुए हमें ये लेकर आना है, मतलब RHS लेकर आना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे और इसका परिमेयकरण कर देंगे। मतलब इस संख्या ये लेनी है लेकिन इसका विपरीत चिन्ह लेकर, मतलब 1 प्लस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, परिमेयकरण करने के बाद क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या दोनों एक समान हो गई, मतलब यहां हो गया ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और यहां पर हो गया एक बार प्लस में एक बार माइनस, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का ये हो गया। मतलब यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और नीचे बन गया ये कोस स्क्वायर। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम जो स्क्वायर से रूट कट जाता है तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बटे कोस ए। अब यहां पर लघुत्तम पहले से ले रखा है तो हम इसको लघुत्तम में तोड़ देंगे। तो 1 बटे कोस ए प्लस साइन ए बटे कोस ए। तो 1 बटे कोस ए बराबर क्या होता है, सेक ए, प्लस साइन ए बटे कोस क्या होता है, टेन ए। ये हमारा क्या है, RHS वाला पद है। ठीक है, ये हमारा पहला भाग सिद्ध हो गया। दूसरे की तरफ चलो, साइन ए व सेक ए को कोट ए के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए, सबसे पहले इसको थोड़ा सा यहां से ले लेते हैं, काफी जगह बची हुई है। देखो, हमारे पास में एक सर्वसम्मिका होती है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1, ये इधर जाकर प्लस का हो जाएगा कोट स्क्वायर ए। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर को हम लिख देंगे 1 बटे साइन के रूप में। तो 1 बटे साइन स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। इसके नीचे एक मानकर हम क्या कर लेते हैं, इस तरह लिख लेते हैं। अब इनको पलट देंगे दोनों को, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और यहां पर हो जाएगा 1 बटे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, यहां पर स्क्वायर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए बच जाएगा। तो इसको हटाने के लिए दूसरी तरफ वर्गमूल लगाना पड़ेगा। तो 1 का वर्गमूल 1 होता है और इसका वर्गमूल होगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो ये तो साइन का मान हो गया। अगला हमको निकालना है सेक का मान कोट के रूप में। देखिए,
हमारे पास में एक और फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। टेन को उधर ले जाएंगे तो यहां पर बचेगा सेक स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो सेक स्क्वायर ए को तो ऐसे ही रहने देंगे, यहां पर 1 माइनस टेन को लिख देंगे 1 बटे कोट स्क्वायर ए। नीचे 1 मान कर लघुत्तम ले लेंगे इधर को, है ना। तो यहां पर तो सेक स्क्वायर ए बचेगा, यहां पर लघुत्तम लिया तो कोट स्क्वायर ए आया, और यहां पर कोट स्क्वायर ए माइनस 1। आगे देख लो, यहां पर सेक स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा, यहां पर सिर्फ सेक मतलब दूसरी तरफ वर्गमूल लेना है, तो यहां पर बचेगा वर्गमूल कोट स्क्वायर ए माइनस 1, है ना। और इसका वर्गमूल निकालेंगे कोट स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा कोट ए। तो ये सेक का मान हो गया किसके रूप में, कोट के रूप में। ये हमारा दूसरा मान हो गया। इस प्रकार से 20वें का जो पहला वाला भाग है, मतलब अथवा और एक ये वाला है, तो इस पहले वाले के दोनों भाग हो गए। अब इसका जो अथवा में दे रखा है उसको भी हम हल करते हैं। अथवा वाला देखो, यहां पर एलएचएस लेकर चलेंगे, आरएचएस लेकर आएंगे। तो एलएचएस देखो, एलएचएस ये भाग है, हम सीधे सीधे क्या करते हैं, लघुत्तम ले लेते हैं 1 प्लस साइन ए, और दूसरा क्या है कोस ए। इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर प्लस, इसको इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर प्लस, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो 1 का वर्ग 1 ही होगा, प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन ए। नीचे क्या बच रहा है 1 प्लस साइन ए और कोस ए। देखो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 पहले से ही है, प्लस 2 साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए, और यहां पर होगा कोस ए। 1 और 1 मिलकर 2 हो जाता है, 2 प्लस 2 साइन ए, और यहां पर बचेगा 1 प्लस साइन ए, और कोस ए साथ में चल ही रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए, और यहां पर बचेगा 1 प्लस साइन ए और कोस ए। देखो ये कोष्टक वाली संख्या से कोष्टक वाली संख्या कट जाती है, तो हमारे पास बचेगा 2, और 1 बटे कोस बराबर होता है सेक ए। तो ये हमारा आरएचएस हो गया। ये 20 का अथवा वाला भाग हो गया। अब 21वें सवाल की तरफ चलते हैं। 21वां सवाल देखो, निम्न बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। एक तरफ वर्ग अंतराल दे रखा है, एक तरफ बारंबारता दे रखी है। ठीक है, तो बहुलक में किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, सबसे पहले एल की जरूरत पड़ती है ना, F1 F2 F0 और H की जरूरत पड़ती है ना। तो इन चीजों के लिए देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे अधिक बारंबारता किसकी है 61 की है, तो इसका मान होता है F1 बराबर 61। इससे पहले वाली होती है 52, ये F0 होगी, इसके बाद वाली F2 होगी 38। ठीक है, और यहां पर ये जो मान है 60, ये L का मान होगा। H 60 और 80 में अंतर कितने का 20 का। तो ये सारी संख्याएं हैं, हमें निकालना है बहुलक। सबसे पहले सूत्र L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। सारी संख्या इसमें रखेंगे 60 प्लस F1 का मान है 61 माइनस 38, 61 माइनस 52 बटे 2 गुणा 61 माइनस 52 माइनस 38, एस का मान है 20। तो 60 प्लस देखो कितना बचेगा, 61 में से 52 गए तो 9, और ये 20 को ऊपर गुणा कर देते हैं। यहां पर 61 गुना 122, 122 में से क्या घटाएंगे 52 और 38 कितने हो जाते हैं 90। 122 में से 90 घटे तो कितने बचे 31। नहीं 162 बचे ना, 122 उसमें से 90 गए तो 2 3 32 बचे। ठीक है, आगे देखो 60 प्लस 9 दूनी 18, 180 बटे 32।
इसमें भाग देंगे तो भाग देने पर क्या जाएगा, देखो भाग से सीधे दुआ नहीं जाएगी, तो 30 का सबको याद हो या नहीं हो तो हम इसे थोड़ा और छोटा कर देते हैं, तो 90/16 हो जाएगा। तो 4 का भाग देंगे तो 45/16 का 8 हो जाएगा ना। तो ये काटने पर ये हो गया, तो 60 + 8 को तो भाग दे सकते हैं, 8 पंजो 40, लगा दिए पॉइंट, 5 बचे, पॉइंट लगा 50 हो गए, 8 48, 2 बचे, 2 5, तो जोड़ने पर कितना हो जाएगा 65.625। ये क्या निकल के आया, बहुलक। ठीक है, मैं इसको यहां पर लिख देता हूं, सामने हो सकता है आपको दिख नहीं रहा हो, 6 2 5, ये बहुलक निकल कर आया 21वें सवाल के पहले वाले भाग में। देखिए 21वां सवाल, निम्न बंटन का कल्पित माध्य x मानकर x बार का मान ज्ञात कीजिए, मतलब कल्पित माध्य निकालना है, सीधे सीधा है ना। तो यहां पर देखो ये किसका मान है, f का मान है, तो इनका f का मान तो आप जोड़कर रख ले तो सही रहेगा। 13 2 5, 7 5 12, 12 और 5 17, 17 और 6 23, 23 और 7 30, तो ये आपके पास निकल कर है सिग्मा f का मान। ठीक है, अब आपको यहाँ पर निकालना है माध्यमान। माध्यमान क्या होता है, x का मान होता है। x मतलब इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग देंगे तो 10 और 25 35 हो गया, 35 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 17.5। इसी तरह से 25 और 40 कितने हो गए, 25 और 40 हो गए 65, 65 में अगर हम 2 का भाग देंगे तो कितना होगा 32.5। इस तरह से 40 और 55 इन दोनों में दोनों जोड़कर भाग देंगे तो कितना होगा 40 और 40 80, 90 95, 95 में 2 को भाग देंगे तो कितना होगा 47.5। इस तरीके से इसमें दोनों देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 125, 125 में 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 120 में होगा 60, तो 62.5। इन दोनों में देंगे तो कितना होगा 77.5। इस तरह से इन दोनों कितना होगा 52.5। यहां पर कल्पित माध्य a बराबर क्या मानते हैं हम, a बराबर अपनी मर्जी से मान लेते हैं। यहां पर इन 1 2 3 4 5 6 संख्या है, ठीक है, तो हम तीसरे नंबर की संख्या हम कल्पित माध्य के तौर पर ये मान लेते हैं 47.5। तो अब डिफरेंस निकालेंगे, मतलब x माइनस a, मतलब इस संख्या में से उसको घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का, 47 में से 17 घटाए तो कितना बचेगा 30। यहां पर कितना बचेगा, यहां पर बचेगा 15, यहां पर 0 और यहां पर इसमें से वो घटाएंगे तो 15 30 45। ठीक है, तो a का मान ये मान लिया। अब आपको क्या करना है, ये d का मान निकल गया तो f गुना d करेंगे, f गुना d। तो इन संख्याओं को हम गुणा कर देंगे, गुणा करते हैं, देखो 30 गुणा 2 करेंगे तो माइनस के 60, 15 3 45, 0 से गुणा करने पर ये होगा 15 5 76 और 6 3 18 180, 45 गुणा 7 करेंगे तो 7 पंजो 35 बल्कि 3, 7 चौक 28 और 3 31। देखो अब इन संख्याओं को एक तरफ जोड़ेंगे और उनको एक तरफ जोड़ेंगे तो 60 और 45 105 हो जाते हैं माइनस के, और तीनों को जोड़ने पर कितना आ जाता है 5 दूनी 10 असल की 1, 7 1 8, 8 दूनी 16 और 1 17 असल की 1, 2 3 और 1 4, और यहाँ पर हो जाएगा 105। माइनस का घटाएंगे तो कितना बचेगा 10 में 5 गए 5, 6 में 0 है 6 और यहाँ 3, 365। ये होगा सिग्मा एफ टी। ठीक है, आपको निकालना है कल्पित माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ गुणा सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। ये होगा सीधे सीधे ना। तो a का मान क्या है आपके पास में 47.5 प्लस 365 बटे 30,
तो 47.5 प्लस भाग देंगे इसमें 30 का भाग 36 में एक बार जाएगा, 6 बचेंगे, उतार लिए 5, 65 हो गए, 2 बार जाएगा, बचे कितने 5, 5 में भाग नहीं जा रहा तो पॉइंट लगा देंगे, 50 हो गए, 30 का भाग 50 में एक बार जाएगा, आगे कितने बचे 20 बचे, 20 में भाग नहीं जाएगा, पॉइंट लगने की वजह से 200 हो गए, 200 में कितने बार जाएगा 6 बार जाएगा। ठीक है, तो ये आगे चलता जाएगा। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखो ये हो जाएगा 0.66, तो ये हो गया, और 2 और 7 9, और ये हो जाएंगे 5, 59.66, ये x बार का मान निकल कर आता है। इस प्रकार से हमारा ये पेपर पूरा सॉल्व हो जाता है। कोई सवाल में अगर कोई फिर भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को जाने से पहले लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में, धन्यवाद।